नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। HDP बेड में कंपोस्ट तैयार कर रहे सफल किसान से मुलाकात। कैसे करें फल मक्खी कीट से कद्दू वर्गीय फसलों का बचाव। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक तरीके से खेती करने के लिए किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो HDP बेडों में वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपनी फसलों में उपयोग कर रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। आधुनिक ज़माने में जैविक खेती का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उसी में एक मुख्य किरदार है केचुआ खाद का। केचुआ खाद एक जैविक खेती में एक बहुत ही अच्छा योगदान अपना निभा रहा है। उसी का मैंने भी एक यूनिट लगाया है। मैंने 2 ये जो आते हैं इसके बैग आते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की, वो बैग मैंने लगा रखे हैं। पूरे का पूरा मैं अपनी खुद की खेती में काम में लेता हूँ। इसका व्यावसायिक उपयोग मैं नहीं करता फिलहाल। किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट को अपने स्तर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग करके खेती में लागत को कम करने के साथ साथ फसलों की पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं। इसके अलावा उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है। बनाने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ। बैग को अच्छी तरह से एक जगह रख देते हैं। उसमें एक तरफ पाइप का ढाल होता है, तो उस तरफ हल्का सा हम ढाल रखते हैं। तो उसमें जितना भी वो वर्मी वाश वगैरह का जो पानी आता है वो डल के एक साइड में पाइप में आ जाता है। उस हिसाब से हम उसको सेट करते हैं एक तरफ डलते हुए, और उसको एक बार सेट करके फिर उसके पेंदे में हम घास फूस या जो भी अपने फसल के अवशेष हैं वो थोड़ा सा बिछा देते हैं, करीब 2 इंची 3 इंची के करीब। उसके ऊपर गोबर डालते हैं, फिर उसके ऊपर घास पत्ते, नीम के पत्ते वगैरह डाल देते हैं। इस तरह से हम लेयर बनाते जाते हैं। करीब 1.5 से 2 फीट ऊंचाई की हम लेयर बना देते हैं और उस पर फिर हम केचुआ छोड़ते हैं। उसको 2 दिन 3 दिन ठंडा होने के बाद में हम केचुआ छोड़ते हैं, पानी वगैरह की नमी करके। किसान भाइयों, वैसे तो कई तरह के केंचुए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोर्टिटा प्रजाति के केंचुए अच्छे होते हैं, जो कम समय में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बना देते हैं। केचुआ छोड़ने के बाद में उस पर हम छाया करते हैं और हमेशा नमी बनाए रखने के लिए उसका हमेशा 1 दिन से या सर्दियों में 2 दिन से भी पानी डाल देते हैं और गर्मियों में करीब डेली उसमें पानी की छींटे दिए जाते हैं, जिससे केचुओं को किसी तरह का समस्या न हो और वो अच्छी तरह से अपने गुणन कर सके, अपने वंश को बढ़ा सके। ये उसका बनाने का तरीका होता है। और 1.5 से 2 महीने के बाद में ऊपर जैसे ही केचुआ अपने जो छोड़ता जाता है केचुआ खाद को, तो ऊपर से हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं धीरे धीरे, हल्के हाथ से इकट्ठा करके उसको बाद में चालने की सहायता से उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में जो अवशेष बचते हैं मोटे मोटे, उसको वापस उसी बैग में डाल देते हैं। उसका दोबारा से हो जाता है। उसमें कुछ केचुए भी चले जाते हैं तो वो भी वापस उसी बैग में पहुंच जाते हैं, और जो नीचे आता है उसको हम बैग में भर लेते हैं या फिर इकट्ठा करके एक जगह उसको बोरी से टाट से ढक कर रख देते हैं। और जब हमें उसका उपयोग करना होता है तब तक उसको नमी बनाए रखते हैं उसमें। और जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा, पेसिलोमाइसिस, सुडोमोनास वगैरह मिला के और उसमें 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक उसको गुणन करते हैं और उसके बाद में खेत में उसको अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर मैं इसको अपने पोलिया हाउस में काम में लेता हूँ
और बचा हुआ कुछ हिस्सा है मैं अपने आंवले वगैरह में भी काम में लेता हूँ। वर्मी कंपोस्ट खाद लगभग 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे ऊपर से इकट्ठा करके छान लेना चाहिए ताकि वर्मी कंपोस्ट के साथ जो केंचुए आ गए हैं वो छनकर रह जाएं और इन केंचुओं को दोबारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के काम में ले सकते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट को आप अपनी फसलों में काम में लेने के साथ साथ बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। जो किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। जहाँ तक इसके फायदे की बात है तो ये जो सादा अपना गोबर होता है गाय भैंस, करीब 4 से 8 गुना तक की उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और एक दूसरा काम ये होता है कि जो गोबर होता है उसमें दीमक लगने का, खेत में दीमक लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके साथ साथ में जो हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी खेत में पहुंच जाते हैं। और तो ये केंचुआ खाद में इस तरह की किसी भी समस्या कोई वो नहीं होती है, न दीमक की कोई समस्या आती है और ना उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया फंगस वगैरह उसमें खेत में जाता है कि वो अच्छी तरह से कंपोस्ट हो जाता है। और केंचुए जो होते हैं उस गोबर को खा के उसको अवशेष के रूप में उसको निकालते हैं तो एकदम फ्रेश उसका जो है वो निकलता है और उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू 4 से 8 गुना सादा गोबर जो होता है उससे कई गुना तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। तो गोबर हम 10 ट्राली 8 ट्राली डालें उसकी बजाय अगर हम केंचुआ खाद 1 ट्राली भी डाल देते हैं तो उससे उतना ही वैल्यू का हमारे पोषण पौधों को मिल जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के अधिकांश किसान भाई कद्दू वर्गीय फसलों की खेती व्यापक स्तर पर करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी फसल में फल मक्खी कीट का प्रकोप देखने में आता है जिसका समय से नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें इस कीट की रोकथाम, आइए इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता से। किसान बहनों एवं भाइयों, आज हम आपसे ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू, घिया, तोरी, खीरा और टमाटर में एक मुख्य कीट की समस्या, जहाँ पर भी आप इस फसल को उगा रहे हैं वहाँ पर ये मुख्य कीट की समस्या होती है जिसे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं या हम इसे फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। ये फल मक्खी सीधा फल के ऊपर आक्रमण करती है। तो जैसे मैंने आपको ये कुकुरबिट्स हैं जो बेल वाली हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें ये जब अभी फल थोड़ा सा बना हुआ था और काफ़ी नरम ही होता है तब ये उसके भीतर अपने अंडे, फल के भीतर अपना ये एक अंग है इसमें, उसको अंदर डालकर फल के भीतर चावल के दाने की तरह सफ़ेद छोटे छोटे अंडे फल के भीतर दे देती है और उनमें से 4-5 दिन में शिशु निकल कर जो छोटे से अभी तो 1 mm 2 mm के होगा शुरू में, वो अंदर का गूदा खाना शुरू कर देंगे और 8-10 दिन में वो 3 अवस्थाएं पार करके जब उनका पेट भर जाएगा तो वो फ्रूट में से बाहर निकलकर ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें प्यूपा की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद उसमें से प्यूपा में से फिर से वो मक्खी जो है वो 8-9 दिन के बाद मक्खी निकल जाएगी। और ये जो जीवन चक्र हुआ अंडे देने से बेसक बना, ये लगभग 1 महीना इसको लगता है और 1 महीने में एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है और जो आपकी क्रॉप्स लगी हैं उनके ऊपर इसका आक्रमण हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि यदि हम कोई भी नियंत्रण का तरीका ना अपनाएं तो कई बार 60-70-80% तक भी हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। बाहर से आपको जो फल अच्छा दिखेगा लेकिन उसमें एक गोंद सा आपको नजर आएगा जिससे ये पता लग जाता है कि इसने मक्खी ने इसके भीतर अंडे दे दिए हुए हैं। और जो टमाटर है उसको जैसे ही वो रंग परिवर्तित करने लगेगा अपना तो उसके भीतर भी ये अंडे दे देती है और जैसे ही हम उस टमाटर को कुछ दिन के बाद अगर दबाएं तो उसमें से
वो थोड़ा सा झाग सा निकलना शुरू हो जाएगा बाहर को, उससे पता लग जाता है कि इसके भीतर भी अंडे ये फल मक्खी दे चुकी है। तो इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि किसान जो है उसका मुख्य जो एम है वो होता है कि नियंत्रण करना है। फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए ट्रैप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनाल ट्रैप बाजार में उपलब्ध है। इसका असर 2 माह तक रहता है, लेकिन अगर यह ट्रैप उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो आप किसी प्लास्टिक बोतल का ट्रैप खुद ही बना सकते हैं। इसके लिए बाजार में उपलब्ध रसायन मिथाइल यूजिनाल, अल्कोहल और डाइक्लोरोवास का 4, 6 और 1 अनुपात का घोल तैयार करें और तैयार घोल में किसी लकड़ी के गुटके को 24 घंटे के लिए डुबोएं और जैसे कि विजुअल में दिखाई दे रहा है इस तरीके से गुटके को लगा दें, जिसमें फल मक्खी का नर कीट आएंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये टैप 1 महीने तक अच्छी प्रकार से काम करते हैं। अगर ये कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो एक और भी आसान विधि है। किसी घड़े या अन्य पात्र में गुड़ का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें मेलाथियान कीटनाशी मिला दें और जगह जगह रख दें। इससे भी फल मक्खी कीट पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे फ्रूट है जिन पे आपको मक्खी का आक्रमण नजर आ रहा है उनको आपने तोड़ लेना है, और जितने भी ये प्रभावित फल है एक 2 फुट का गड्ढा, 2 फुट गहरा गड्ढा बनाकर उसमें डाल देने हैं और उसको ऊपर से मिट्टी से कोई 15-20 सेंटीमीटर की मिट्टी की एक परत उसके ऊपर कवर कर देना है ताकि उनमें से मक्खी ना निकल सके। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेनिल 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फल वृक्ष पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है कि या तो आप छिड़काव करने से पहले फल तोड़ लें यदि आपको लगता है कि कुछ फल तोड़ सकते हैं, या फिर कम से कम 7-8 दिन का आप गैप दे दें छिड़काव के बाद, फिर फल को तोड़कर फिर मंडी में आप भेजें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ में दलहनी फसलों जैसे मूंग, मोठ व चौला इत्यादि की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लेवें। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल संचयन टैंक या जल संचयन की किसी भी विधि से भविष्य के लिए वर्षा जल की एक बूंद को संरक्षित करें। खरीफ फसलों को सफेद लट कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग वर्षा होने से पहले 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर करें। बारिश न होने पर सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें। बाजरा की फसल में मृदु रोमिल आशिता रोग के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए जिनेब 2.5 किलोग्राम या मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों पर डाईबैक रोग के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सब्जियों में बारिश के बाद कीट प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर बोरर और चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करें, या एसिटामिप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जल्दी बोई गई ग्वार की फसल में रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 250 मिलीलीटर या थाइमेथाक्साम 25 WG की 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर
छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पेड़ के चारों ओर पानी जमा न होने दें। पौधों का बेसिन बाकी भाग की मिट्टी से थोड़ा ऊंचा रखें। रोगों से बचाव के लिए फलों के पेड़ों की मुख्य टहनियों पर कॉपर सल्फेट युक्त सफेद धुलाई का मिश्रण लगाएं। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। पशुओं का टीकाकरण करवाएं। नाक बहने और बुखार होने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अविका नगर जिला टोंक के कृषक भीम यादव ने। यह कृषि बागवानी पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो भीम यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम खड़े हैं कृषि वानिकी का जो हमने एक मॉडल बनाया है और ये पिछले साल ही डेवलप किया है और आप देख रहे हैं कि इसमें 1 साल में कितना जो हमारा हमने पौधे लगाए हैं, क्रॉपिंग किया है, कितनी ग्रोथ हो रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने में कृषि बागवानी का योगदान बहुत पहले से रहा है। कहते हैं जो किसान फसल उत्पादन के साथ बागवानी और पशुपालन करते हैं वही समृद्ध है। किसान भाइयों, आज खेती का रूप बदल गया है। पहले की तुलना में आज खेती के लिए जमीनें भी कम हो गई हैं। ऐसे में फसल उत्पादन और पशुपालन के साथ कृषि बागवानी जरूर अपनाएं। इस मॉडल में जो है हमने 2 चीज़ों का जो मुख्यतः एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का चयन किया है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पे हमें 7 या 8 चीज़ों का जो है क्रॉप्स का जो है समावेश किया है। ये क्रॉप्स हैं, जो मेन क्रॉप रहेगी हमारी ये है दाड़ू, जिसको वाइल्ड पोमग्रेनेट बोलते हैं, और इसके साथ हमने डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए लेमन ग्रास, टमाटर, शिमला मिर्च, सोयाबीन, घिया, कद्दू, करेला एवं भिंडी, इन फसलों का जो है हमने समावेश किया है। और डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा कि जो हमारा किसान बागवान है उसकी आमदनी जो है बढ़ेगी। जैसे कि ये मॉडल है, इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स और दाड़ू का समावेश किया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसान दाड़ू ही लगाए। ये जो फसलों का चयन करना है किसान अपनी ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। जैसे कि कोई किसान अमरूद लगाना चाहता है, कोई संतरा लगाना चाहता है, कोई आम लगाना चाहता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसके क्लाइमेट में कौन सी जो चीज़ है, कौन सी जो पौधा है वो चल सकता है। जैसे टमाटर है, भिंडी है या कद्दू, घिया, ये तो ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिक चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे फलदार पौधे हैं उनके लिए जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कुछ और पौधे लगेंगे, जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ के कुछ और पौधे हैं, जो हमारा टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ के लिए कुछ और पौधे हैं। तो ये सारा का सारा जो है फार्मर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कृषि बागवानी करने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। हमें ऐसे फल वाले वृक्षों का चुनाव करना होता है जिनकी बागवानी करने के बाद इन वृक्षों के बीच में अन्य कम अवधि वाली फसलें आसानी से उगा सके। तो जैसा मैंने बोला कि हमने मुख्यतः इसमें दाड़ू लगाया है। अब दाड़ू क्यों लगाया है, दाड़ू के क्या फ़ायदे हैं? दाड़ू के फ़ायदे हैं जैसे कि अनारदाना एक इसका मुख्य जो प्रोड्यूस है, और वो यहाँ नहीं, वो सारी जगह पूरे विश्व भर में जो है अनारदाना प्रसिद्ध है। और अनारदाना जो है इसकी
जो कॉस्ट है, जो ये बाज़ार में 500 और 600 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, इससे फार्मर जो है, किसान जो है, काफ़ी अपनी आय को जो है इम्प्रूव कर सकता है। तो पिछले साल 20 जुलाई को ये प्लांटेशन की थी और आप देख रहे हैं कि एक साल में कितनी बड़ी ग्रोथ हुई है और ग्रोथ के साथ साथ ही इसमें कुछ फल भी आए हैं, कुछ पौधों में फल आए हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है 2 मीटर है और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के जो बीच का जो दूरी है वो हमने 4 मीटर रखी है। इस तरह इस प्लॉट में हमने जो है 554 पौधा जो है दाड़ू का लगाया है। जो 4 मीटर का स्पेस है एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच में, इसमें हमने अलग अलग फसलों का चयन किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमने लेमन ग्रास, जो कि लेमन ग्रास एक ऐसा है, इसमें हमें कोई ज़्यादा इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है और इससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। साथ में हमने टमाटर लगाया है, इसमें स्टूडेंट्स के, पीएचडी स्टूडेंट्स के, एमएससी स्टूडेंट्स के ट्रायल भी चले हैं। टमाटर के साथ हमने घिया, कद्दू, भिंडी, करेला, ये इन चीज़ों का समावेश इसलिए किया है ताकि किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इस मॉडल में जो हमारी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के ऊपर भी हमने क्लाइंबर का समावेश किया है, ताकि क्लाइंबर का समावेश करने का मकसद ऐसा है कि जैसे आजकल बरसात का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, तो इसमें हम कोई पानी नहीं दे रहे हैं, बारिश से ही इसको पानी मिल रहा है। जैसे हमने घिया लगाया है, कद्दू लगाया है बाउंड्री के ऊपर, जो हमने इसमें फेंसिंग की है वो एक इनको सपोर्टिंग का काम कर रही है। फेंसिंग जो है सपोर्टिंग का काम कर रही है और फार्मर को जो है जिस ज़मीन से कुछ नहीं मिल रहा है, अदरवाइज बाउंड्री के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन कद्दू, घिया, तोरी जो चली है, इसके फार्मर को जो फ़ायदा हो रहा है और उससे भी उसकी इनकम बढ़ रही है। तो किसान बागवान अगर इस मॉडल को अपनाएं तो मैं समझता हूँ कि उनकी आय में बिल्कुल वृद्धि होगी और आने वाले टाइम में जो किसान जो है सुखद और समृद्ध होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
P18 अन्नदाता राजस्थान @NW18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।